ऐसे ही का तमाम ये संबोधि माल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूं उससे पहले देखिए, आज आप ऑन द शो कौन सी बड़ी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। तो शुरुआत करेंगे, सरकार भरेगी तेल कंपनियों का कितना घाटा, देश में बदलने लगे 100 से ज्यादा कानून, क्यों मुश्किल में फंसे ईवी स्टार्टअप, क्यों सूख रही स्टार्टअप्स की फंडिंग, क्या अदानी समूह करेगा टेलीकॉम में एंट्री, भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखने लगी दरारें। ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा होंगी। शुरुआत तेल कंपनियों की खबर से, एलपीजी सब्सिडी जो दी जा रही है उससे। तेल कंपनियों को एलपीजी सब्सिडी से हुए घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मंजूर किया है। बुधवार को ही कैबिनेट कमेटी की बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी गई। ये पैकेज कंपनियों को 2 साल में हुए घाटे की भरपाई के लिए दिया जा रहा है। सर, कितना पैकेज है और ये किन किन सालों के घाटे की भरपाई के लिए दिया जा रहा है? शुभम, एलपीजी में सब्सिडी की वापसी हो रही है। एलपीजी से सब्सिडी की विदाई हमने देखी थी 2022 के बजट को अगर आप देखें तो एलपीजी सब्सिडी के लिए केवल 200 करोड़ रुपए रखे गए थे पिछले साल के बजट में, और इससे पहले 2020 में सब्सिडी 24,000 करोड़ रुपए थी, उसको घटाकर अगले साल के बजट में करीब 11-12 हज़ार करोड़ रुपए किया गया था। सरकार ने एलपीजी सब्सिडी का ढांचा बदला था 3 साल पहले लोगों के खाते में सीधे सब्सिडी दी जाती थी और उसके बाद धीमे धीमे एलपीजी की सब्सिडी खत्म कर दी गई। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद तेल कंपनियों का पूरा हिसाब किताब बिगड़ चुका है। इस बीच सरकार ने इस साल मई में उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए में 12 सिलेंडर देने की स्कीम फिर शुरू की थी। यह सब कुल मिलाकर तेल कंपनियों को अब एक छमाही में करीब 9 से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है इस पूरी व्यवस्था में। तो आज जो 22,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी पैकेज मंजूर किया गया है, इस पैकेज में वो हिस्सा भी शामिल है जो पिछले साल सरकार तेल कंपनियों ने सरकार के कहने पर सस्ते एलपीजी सिलेंडर दिए थे। इस साल अंडर रिकवरीज को मान लिया जाए, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को मान लिया जाए जो कि $90-95 के आसपास है, तो तेल कंपनियों को और ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो इस साल के साथ भारत में एलपीजी सब्सिडी के दिन अब वापस लौट रहे हैं, लेकिन ये एलपीजी की सब्सिडी आपके खाते में सीधे देने के बजाय कंपनियों को दी जा रही है। यानी हम वापस उस दौर में लौट गए हैं जहां कंपनियों को सस्ते सिलेंडर के लिए सब्सिडी दी जाती थी। 22,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आज कैबिनेट ने मंजूर किया है। केंद्र सरकार देश में 100 से अधिक कानूनों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इन बदलावों के बाद देश में कई मामले ऐसे होंगे जो अपराध बनने की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इसका उद्देश्य देश में कारोबारी सुगमता को बढ़ाना है। सर, कौन से कानून है जिनमें बदलावों की बात चल रही है? करीब 110 कानून है शुभम, और इसके लिए संसद में 35 अलग अलग कानून पेश किए जाएंगे समेकित रूप से, जिसमें इसमें बदलाव किया जाएगा। लंबी सूची है, इसमें फार्मेसी एक्ट है, इसमें मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें बॉयलर्स एक्ट है, पोस्ट ऑफिस एक्ट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट है, हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट्स है, पब्लिक डेट एक्ट है, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट है। इन सारे कानूनों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रावधान हैं, ये सब आर्थिक कानून हैं, इनमें ऐसे प्रावधान हैं जिनमें क्रिमिनल ऑफेंस या आपराधिक मामले दर्ज करने की इजाज़त कानून के तहत दी गई है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई सारे कानूनों को, पुराने कानूनों को बदला है, पर यह पहला प्रयास है जब एक साथ इतने सारे कानूनों को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। यानी इसके उल्लंघन पर जहां जहां जिस प्रावधान में सजा का प्रावधान है, जेल भेजने का प्रावधान है, उसे शायद जुर्माने में बदला जाएगा। और ये एक बड़ा सामूहिक प्रस्ताव है जो कि कानून मंत्रालय और उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से सामूहिक रूप से सरकार के सामने रखा गया है। इससे बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों का अब वास्तविक जीवन में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी को और लागू करने वाली जो नौकरशाही है उसे अकूत ताकत देते हैं, क्योंकि इसके जरिए लोगों का उत्पीड़न होता है। और ये डिक्रिमिनलाइजेशन का प्रस्ताव संसद के जरिए पास कराया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग में उतरे कई स्टार्टअप्स ने यह आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फेम 2 योजना के तहत जो सब्सिडी दी जा रही है उसमें उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। स्टार्टअप्स का कहना है कि उन्हें सब्सिडी देने में देरी की जा रही है, जबकि ऑटो इंडस्ट्री में पहले से बैठी दिग्गज कंपनियों को उसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्टार्टअप को दी जाने वाली लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए की सब्सिडी को रोका गया है, जबकि दूसरी तरफ टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक और महिंद्रा इलेक्ट्रिक जैसे दिग्गज प्लेयर बिना किसी देरी के सब्सिडी पा रहे हैं। सर, क्या पूरा मामला है ये?
फेम स्कीम कई तरह से खींचतान में और विवादों में फंसती दिखाई दे रही है। हमने मनी सेंट्रल में इससे पहले चर्चा की थी कि सरकार ने कुछ बड़ी ई व्हीकल कंपनियों से ये ब्यौरा मांगा था और उनका ऑडिट करने का आदेश दिया था, जिन्होंने सरकार के पास सब्सिडी की मांग की। पहले में समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि करीब 10,000 करोड़ की सब्सिडी स्कीम है और इसमें शुभम प्रति यूनिट 20,000 से 55,000 रुपये तक की सब्सिडी कंपनी को मिलती है जो इलेक्ट्रिक वाहन टू व्हीलर बना रही है। अब यहाँ दो तरीके की कंपनियां हैं, कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, ओला या बाकी बड़े ब्रांड्स हैं जो भारत में ई व्हीकल या ई स्कूटर बना रहे हैं, और दूसरा हिस्सा स्टार्टअप्स के छोटे ब्रांड्स का है जिन्होंने अलग अलग तरह से भारत में ई व्हीकल्स बनाने शुरू किए हैं। विवाद इस बात को लेकर है, इसमें इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स भी शामिल हैं जिन्हें 75,000 रुपये से 1 लाख रुपए पर यूनिट की सब्सिडी दी जाती है। विवाद इस बात को लेकर है कि सरकार ये मान रही है कि इस तरीके के वाहनों को बनाने के लिए भारतीय पुर्जे और भारतीय बैटरी इस्तेमाल करने की जो शर्त रखी गई थी, शायद उसे बहुत सी कंपनियों ने पालन नहीं किया और इसलिए अब इनसे इनके ई व्हीकल खोलकर उनसे उनकी जांच की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये पूरी की पूरी सब्सिडी स्कीम और ये पूरे के पूरे व्हीकल्स आयातित सामानों पर या आयातित पुर्जों पर तो आधारित नहीं है। इस बीच ये नया मामला बीच में आया है जहां छोटी कंपनियों ने जो कम संख्या में ई व्हीकल बना रही हैं, उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वो बड़ी कंपनियों के सब्सिडी प्रस्ताव तो मंजूर कर रही है, पर छोटी कंपनियां जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है ई व्हीकल्स को फिनांस करने के लिए, उन्हें पर्याप्त सब्सिडी नहीं मिल रही है, उनके प्रस्तावों को मंजूरी में देरी हो रही है। स्टार्टअप से जुड़ी एक और खबर, भारतीय स्टार्टअप्स में पिछले साल के मुकाबले इस साल कम फंडिंग हो रही है। रिपोर्ट की माने तो इस साल सितंबर तिमाही के दौरान भारतीय स्टार्टअप को सिर्फ 2.7 अरब डॉलर की फंडिंग मिली है, जबकि पिछले साल सितंबर तिमाही के दौरान 12 अरब डॉलर की फंडिंग मिली थी। इस साल सितंबर तिमाही में सिर्फ 4 भारतीय स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्हें 100 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली है, जबकि जून तिमाही में 17 और उससे पहले मार्च तिमाही में 30 स्टार्टअप ऐसे थे जिनकी फंडिंग 100 मिलियन डॉलर या इससे ज़्यादा की थी। सर, क्यों सूख रही है ये स्टार्टअप्स में फंडिंग? हम लोगों ने विस्तार से इस पर इकोनॉमिक में मनी 9 देखने वाले दर्शकों को पता होगा, हमने विस्तार से इस बात की भविष्यवाणी एक तरह से की थी कि भारत के जो मौजूदा स्पेस है उस स्पेस में अब स्टार्टअप्स के लिए पैसे जुटाना या उन्हें फंडिंग मिलना मुश्किल हो रहा है। जो नए आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि पिछले साल के Q2 की तुलना में Q3 में, इस साल के Q2 के मतलब पहले क्वार्टर के दूसरे क्वार्टर की तुलना में तीसरी तिमाही में स्टार्टअप्स की फंडिंग में करीब 57% की कमी आई, लगभग आधी फंडिंग रह गई है। और दूसरी चीज़ है कि बड़े टिकट साइज की फंडिंग या बड़ी फंडिंग स्टार्टअप्स को नहीं मिल रही है और इसलिए आने वाले दिनों में हम यूनिकॉर्न्स की संख्या में कमी भी देखेंगे। केवल 3 यूनिकॉर्न तीसरी तिमाही में बनकर तैयार हुए, जबकि इससे पहले 14 पिछले साल बने थे इसी अवधि के दौरान। 2 बड़ी वजह हैं। एक बड़ी वजह है कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में गिरावट और मांग में कमी दिखाई दे रही है। भारत के स्टार्टअप स्पेस में ज़्यादातर कंपनियां कंजम्पशन ड्रिवन हैं, खपत पर और मांग पर आधारित हैं, जहां महंगाई और आय कम होने के कारण, ग्रोथ कम होने के कारण मांग की कमी दिखाई दे रही। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने के कारण जो सस्ती पूंजी की नदी पाइप खुले हुए थे वो सब सूख रहे हैं और इसलिए अब दुनिया के बड़े इन्वेस्टर, छोटे तो छोड़ने, बड़े इन्वेस्टर चाहे वो सन हो या कोरिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हों, वो सारी कंपनियां अपनी फंडिंग सीमित कर रही हैं और उसका असर भारत के उभरते हुए स्टार्टअप स्पेस पर दिखाई दे रहा है। हमने मार्च के बाद इस स्टार्टअप स्पेस में लगातार संकट देखा है और नौकरियों में छटनी देखी है। जैसे जैसे हम अगले महीनों में बढ़ेंगे, इस बात का संकेत है टैक्सकैन की इस रिपोर्ट में कि आने वाले 18 महीनों तक भारत के स्टार्टअप स्पेस में पूंजी की भी कमी हो सकती है और उन्हें मिलने वाले और उनके वैल्यूएशन में भी बड़ी गिरावट आ सकती है। अब समय हो गया है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट आज है ई कॉमर्स कंपनियों पर। त्योहार से पहले इनका मिजाज क्या है, यहाँ कितना व्यापार हो रहा है, देखिए आप ये स्पेशल रिपोर्ट। त्योहार से ठीक पहले ई कॉमर्स बाजार गुलजार नजर आ रहा है। एक तरफ कंपनियां बिक्री के नए रिकॉर्ड बना रही हैं, तो दूसरी तरफ नई कंपनियां दिग्गजों को टक्कर देती नजर आ रही हैं। इसकी वजह छोटे शहरों में ई कॉमर्स की कंपनियों की बढ़ती पहुंच और छोटे टिकट साइज की शॉपिंग को माना जा सकता है। इन्हीं बदलावों का असर है कि कभी ऑर्डर और सेल के मामले में फ्लिपकार्ट को टक्कर देने वाली कंपनी अमेजन पिछड़ने लगी है। एक ताजा रिपोर्ट की माने तो स्मॉल टिकट यानी कम वैल्यू वाले ऑर्डरों पर फोकस करने वाली कंपनी मीशो ने अमेजन को पछाड़ दिया है। कंसल्टेंसी फर्म रेडसीयर की इस ताजी रिपोर्ट में चालू फेस्टिव सीजन सेल पर फोकस किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ई कॉमर्स कंपनियों को मिले कुल ऑर्डर में करीब 49% हिस्सेदारी के साथ फ्लिपकार्ट समूह अभी भी टॉप पर है।
मीशो ने बड़ी छलांग लगाई है और ऑर्डर की संख्या के मामले में करीब 21% हिस्सेदारी के साथ फ्लिपकार्ट समूह के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। इस बड़े उलटफेर में अमेजन ऑर्डरों के मामले में अब तीसरे स्थान पर खिसक गई है। इसी रिपोर्ट के अन्य आंकड़ों को देखें तो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी टोटल ऑर्डर्स की वैल्यू के हिसाब से भी फ्लिपकार्ट समूह की कंपनियों का दबदबा कायम है। फ्लिपकार्ट और समूह की बाकी ई कॉमर्स कंपनियों ने फेस्टिव सीजन सेल के पहले हफ्ते में हुई कुल बिक्री में 62% योगदान दिया। आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट समूह में फ्लिपकार्ट के अलावा मिंत्रा और शॉप्सी जैसी ई कॉमर्स कंपनियां भी शामिल हैं। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के हिसाब से अमेजन 26% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रही है, जबकि बाकी के 12% हिस्से में सभी बची हुई ई कॉमर्स कंपनियां शामिल हैं। इन दोनों तथ्यों पर गौर करें तो एक ट्रेंड साफ उभर कर सामने आता है। ई कॉमर्स बाजार तेजी से अब महानगरों के बजाय छोटे शहरों की ओर शिफ्ट हो रहा है। यही कारण है कि मीशो जैसी स्मॉल टिकट कंपनियों को ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। रिपोर्ट में भी साफ कहा गया है कि टियर 2 शहरों में मीशो की पहुंच काफी बढ़िया है। ई कॉमर्स सेक्टर की अन्य रिपोर्ट भी बदले ट्रेंड की झलक दिखाती हैं। स्टाफिंग फर्म टीम लीज की एक रिपोर्ट की माने तो फेस्टिव सीजन जॉब मार्केट खासकर गिग वर्कर्स के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा फेस्टिव सीजन में पहले ही ई कॉमर्स कंपनियां करीब 3 लाख गिग वर्कर्स को नौकरी दे चुकी हैं और दीपावली तक सेक्टर में ऐसे 5 लाख से ज्यादा अन्य कामगारों को काम मिलने की उम्मीद है। अच्छी बात यही है कि ये नौकरियां सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। ई कॉमर्स के बढ़ते पेनिट्रेशन के चलते मझोले व छोटे शहरों में ऐसी नौकरियां 40% बढ़ी हैं। मनी 9 के लिए सुभाष सुमन की रिपोर्ट। चलिए अब म्यूचुअल फंड के बाजार में चलते हैं। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद एसआईपी के जरिए बाजार में होने वाला निवेश लगातार बढ़ रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एएमएफआई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि सितंबर तिमाही के दौरान म्यूचुअल फंड्स की कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम में सिप की हिस्सेदारी 16.5% तक पहुंच गई है, जो अब तक रिकॉर्ड स्तर पर है। सितंबर अंत तक एसआईपी म्यूचुअल फंड का एयूएम 6.4 लाख करोड़ दर्ज किया गया है, जबकि म्यूचुअल फंड का कुल एयूएम बढ़कर 38.42 लाख करोड़ के पास पहुंच गया है। सर, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? ये आंकड़े हमें एक दूसरे तरीके की तस्वीर पेश कर रहे हैं, उसे गंभीरता से करीब से देखने की ज़रूरत है। पहली बार हमने अगस्त और सितंबर के महीनों में या इस तिमाही में देखें, पिछली तिमाही के दौरान भारत के म्यूचुअल फंड में नए निवेश और पुराने निवेश की बिकवाली के बीच में एक होड़ देखी। और अब कई अलग अलग कैटेगरीज में हमें दिखाई दे रहा है कि जितना पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा पैसा लोग म्यूचुअल फंड से वापस निकाल रहे हैं। जैसे इक्विटी फंड्स का अगर आप आंकड़ा देखें तो इक्विटी फंड्स में जितना इनफ्लो हुआ है और जितना आउटफ्लो हुआ वो लगभग बराबर है, यानी नेट जितना पैसा आ रहा है उतना ही पैसा लोग वापस निकाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन शुरू होना अपने आप में एक चिंता का संकेत होता है। इसकी दो बड़ी वजह हो सकती है। एक तो शेयर बाजार में लगातार गिरावट और उतार चढ़ाव के कारण निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, और दूसरा शायद बचतें टूट रही हैं क्योंकि हमने बचत टूटते देखी। इक्विटी फंड्स का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। इनफ्लो और आउटफ्लो में अगर आप देखें तो आमतौर पर बराबर स्थिति दिखाई दे रही है। डेट स्कीम के नंबर भी लगभग वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। डेट स्कीम में भी अगर इनफ्लो और आउटफ्लो के नंबर देखें तो डेट बराबर है, जितना पैसा आ रहा है उतना ही पैसा उन स्कीम से वापस निकाला जा रहा है। और ये हाइब्रिड स्कीम के मामले में भी परिस्थिति वैसी है, लेकिन हाइब्रिड स्कीम में इनफ्लो जून के बाद से ज़्यादा है और उसके बाद भी, जबकि वहाँ से आउटफ्लोज बढ़े हैं। यानी हाइब्रिड स्कीम्स थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स की इनफ्लो आउटफ्लो के रेशियो में बेहतर काम कर रही हैं। ये आंकड़े हमें ये बता रहे हैं शुभम कि बाजार के अंदर छोटे निवेशकों के तौर तरीके और बाजार में निवेश की पद्धति बदल रही है। रिडम्पशंस करीब 29% बढ़े हैं, जबकि इक्विटी स्कीम्स में जो इनफ्लो है वो 9% बढ़ा है। इस ट्रेंड पर हमारी करीब से नज़र रहेगी। हमारे बाकी मनी 9 के अन्य शो में 80-90 पूरे 100 में और म्यूचुअल फंड सेंट्रल में हम विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कौन सी स्कीम्स में कहाँ निवेशकों ने ज़्यादा पैसा निकाला है और कहाँ निवेशकों ने ज़्यादा पैसा डाला है। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आपका निवेश म्यूचुअल फंड में है।
देश के दिग्गज औद्योगिक समूह अदानी ग्रुप को देश के 6 सर्किल में टेलीकॉम सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस मिला है। लाइसेंस सभी तरह की टेलीकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए मिला है। हाल में ही 5G टेलीकॉम सेवा के आवंटित स्पेक्ट्रम में अदानी डाटा नेटवर्क को भी स्पेक्ट्रम मिला था। उस समय अडानी समूह की तरफ से कहा गया था कि वह सामान्य टेलीकॉम सेवा शुरू नहीं करेगा, लेकिन अब जब सभी तरीके की सेवाओं के लिए लाइसेंस मिला है तो ऐसी संभावना बढ़ गई है कि अदानी समूह भी टेलीकॉम कारोबार में उतर सकता है। सर, टेलीकॉम का लाइसेंस मिलने का अदानी ग्रुप को क्या मतलब है? टेलीकॉम का जो लाइसेंस अडानी समूह को मिला उस हिसाब से अडानी समूह अब पूरी समग्र सेवाएं दे सकता है और इसको यूनिवर्सल लाइसेंस कहते हैं। लेकिन अडानी समूह ने जो बोली लगाई है जिस स्पेक्ट्रम के लिए वो 5G का स्पेक्ट्रम है। यहाँ से दो तरीके की संभावनाएं बाजार में बनती दिखाई दे रही और टेलीकॉम के बाजार में काफ़ी उत्सुकता है और काफ़ी रोमांच है इस नए घटनाक्रम को लेकर। अडानी समूह अगर केवल 5G स्पेक्ट्रम तक अपने आप को सीमित रखता है तो वो भारतीय बाजार के उस उभरते हुए हिस्से में आएगा जहां अभी कंपटीशन शुरू हो रहा है और जिसे भारतीय बाजार का सबसे प्रीमियम हिस्सा माना जा रहा है। भारत की दोनों प्रमुख कंपनियां, बल्कि थोड़ा बहुत अगर आप वोडाफोन को भी मान लें तो भारत की तीनों कंपनियां भारत के उस प्रीमियम सब्सक्राइबर को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं जो 2-2.5 हज़ार रुपये महीने का बिल पे कर सकता है। छोटा सा हिस्सा है उसका। बाकी भारत का मास बाजार में जो आरपूज हैं वो 400-500 रुपये के आसपास है। तो अडानी उस बाजार में अगर केवल अपने आप को फोकस करते हैं तो वो इस छोटे से बाजार में इन 2 कंपनियों और इन 3 कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर अडानी समूह पूरे भारत में सारी सेवाओं में 3G और 4G में जाता है तो फिर अडानी समूह को नए स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन करना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम की जो नई व्यवस्थाएं तय की गई हैं उसमें इस लाइसेंस के तहत वो बाकी सेवाओं की तरफ भी जा सकते हैं। दूसरी बात है और महत्वपूर्ण इस अडानी समूह के लाइसेंस के साथ जो बाजार में अनुमान लगाया जा रहा है वो ये कि 5G के साथ भारत में इंटरप्राइज मोबाइल ब्रॉडबैंड की सर्विसेज तेज़ी से बढ़ेंगी। यानी बड़ी कंपनियां, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस और जिनके पास डेटा की ज़रूरतें ज़्यादा हैं वो इंटरप्राइज सॉल्यूशंस लेने की कोशिश करेंगी। नए लाइसेंस में इंटरप्राइज सॉल्यूशंस देने की छूट कंपनियों को दी गई है, गैर मोबाइल कंपनियों को भी दी गई है। अभी अडानी समूह ने अपने टेलीकॉम के प्लान्स या अपने टेलीकॉम की योजनाओं को स्पष्ट नहीं किया और नहीं बताया है, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि 5G स्पेस में भारतीय बाजार में 3 नहीं कम से कम 4 ऑपरेटर आने वाले समय में होंगे। यानी भारतीय बाजार में 4 प्लेयर होंगे जो 5G स्पेस में तो कम से कम दिखाई देंगे। सर, चर्चाएं क्या हैं बाजार में? ऐसी उम्मीदें, ऐसी संभावना है कि अडानी लॉन्च करेंगे टेलीकॉम सेवा? अडानी समूह ने यूनिवर्सल सर्विस का लाइसेंस लिया है। अभी कार्यक्रम हमारे सामने नहीं है, लेकिन 5G में तो आने की संभावना है। अडानी समूह ने पिछली बार अडानी समूह की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी आई थी उस हिसाब से उन्होंने ये संकेत तो दिया था कि वो मुख्य रूप से पूरी समग्र मोबाइल सेवा में नहीं आएंगे, लेकिन इंटरप्राइज सेवा के बाजार को लेकर ये माना जा रहा है कि प्रमुख शहरों में या प्रमुख जगहों पर इंटरप्राइज 5G सॉल्यूशन में अडानी समूह का प्रवेश तो हो ही सकता है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए IMF ने अपने नए अनुमान जारी किए हैं और ये कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले दिनों में मुश्किल दौर आ सकता है। दूसरी तरफ ग्लोबल एजेंसी JP मॉर्गन का मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका अगले 6 से 9 महीने में मंदी में जा सकती है, चली जाएगी। सर, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को लेकर ये जो नए आकलन आए हैं ये क्या बता रहे हैं? IMF का आकलन पूरे दुनिया में चर्चा में है और कई तरह से है, क्योंकि यहाँ से 2 चीज़ें स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती हैं शुभम, कि अब इसके साथ दुनिया की प्रमुख एजेंसियों ने मंदी आने की भविष्यवाणी कर दी है। यानी अब दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को 2023 में मंदी के दौर से गुजरना पड़ेगा। वह 12 से 14 महीने की होगी, 12 से 18 महीने की मंदी होगी, ये अलग बात है, पर IMF ने कहा है कि उस मंदी की तरफ जाना होगा। और यहाँ इसके साथ IMF ने यह भी कहा है कि अभी वर्ष नहीं आया है, यानी अभी हम मंदी की तरफ जा रहे हैं, स्थितियाँ आने वाले समय में और जटिल होंगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका में जो बात लगातार कही जा रही है, IMF ने उसे और ज़्यादा पुष्ट किया है कि अमेरिका में महंगाई जिद्दी है, उसे कम करने में होने में समय लगेगा और इसलिए अमेरिका में लंबे समय तक ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी, जिसका प्रकारांतर से प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। तो इसके साथ अमेरिका ने अलग अलग दुनिया के भूगोलों के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के असर का भी आकलन किया है, उनकी घरेलू मुद्राओं की कमजोरी के असर का भी आकलन किया है और ये बताया है कि जो भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ ग्रोथ रिसेशन की स्थिति रहेगी, वहाँ गिरावट होगी और तेज गिरावट होगी इकोनॉमिक ग्रोथ में, जबकि यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग समय पर मंदी की तरफ बढ़ेंगी, जिसमें कि यूके और जर्मनी के मंदी में धंसने का या मंदी में पहुँचने का खतरा सबसे पहले है। लेकिन मंदी आने की मुनादी अगर आप कहें तो वो इस रिपोर्ट्स के साथ
हो गई है बिल्कुल। और अगली खबर यूरोप से। यूरोप की मजबूत अर्थव्यवस्था यूके में आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बुधवार को यूके की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अगस्त के दौरान जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव 0.3% दर्ज की गई है और इन आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि यूके की अर्थव्यवस्था मंदी में फंसने जा रही है। इससे पहले जुलाई के दौरान 0.1% की ग्रोथ देखने को मिली थी। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड को बॉन्ड खरीद कार्यक्रम आगे बढ़ाना या नहीं बढ़ाना है, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। दोनों तरीके की खबरें हैं कि बैंक लगातार जारी रख सकते हैं और इस पर ब्राम भी लगा सकते हैं। डॉलर के मुकाबले पाउंड में आई भारी गिरावट बड़ी वजह है, जिसकी वजह से यूरोप में संकट है, यूके में संकट है। महंगाई 40 वर्षों के सबसे ऊपरी स्तर पर है और अब ग्रोथ भी नेगेटिव जोन में चलेगी। सर, जब से नई सरकार आई है यूके के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? यूके की अर्थव्यवस्था में सरकार इसे बेहतर करने आई थी और सरकार ने एक ऐसा पैकेज जारी किया जिस पैकेज में टैक्स की रियायतें दी गई थी अमीरों को और इसके बदले सरकार ने बड़े कर्ज कार्यक्रम का ऐलान किया और उसके बाद यूके की पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल सर के बल खड़ी हो गई। पाउंड में हमने रिकॉर्ड गिरावट देखी। बैंक ऑफ इंग्लैंड अब इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा दुविधा में फंसा हुआ बैंक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यूके की सरकार आने से पहले तक ये प्रक्रिया शुरू की थी शुभम कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा था। ब्याज दरों में बढ़ोतरी इसलिए कर रहा था क्योंकि पूरे यूरोप में और ब्रिटेन में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर थी, लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही थी, महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की थी। इस बीच आ गई नई सरकार लिज ट्रस की और उनके वित्त मंत्री कवासी क्वार्टेंग ने, उन्होंने सरकार के कर्ज कार्यक्रम को बढ़ाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि इस मंदी में और इस महंगाई के दौरान ब्रिटेन की सरकार और ज्यादा कर्ज लेगी क्योंकि वो टैक्स में रियायत देने जा रही है और इसने पूरा का पूरा बॉन्ड बाजार तितर बितर कर दिया। अब इस समय आज की परिस्थिति यह है कि यूके में पिछले 48 घंटों में बॉन्ड के इन्वेस्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस दिशा में जाएंगे। बिल्कुल, बॉन्ड यील्ड्स यानी बॉन्ड्स पर ब्याज दरें बढ़ रही हैं। वो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो ब्याज दरें बढ़ाकर बाजार में पूंजी सिकोड़ रहा था, वो महंगाई बढ़ाने के लिए की आग में और ज़्यादा घी डालने लगा। उसने बॉन्ड बाइंग कार्यक्रम शुरू किया। बाजार में यील्ड्स इतनी बढ़ी कि उसे बाजार में ज़्यादा पूंजी छोड़नी पड़ रही है। हालांकि थोड़ी सी पाउंड में डॉलर के मुकाबले हमें सुधार दिखा है एक दिन के भीतर, लेकिन ये माना जा रहा है कि जितना डैमेज लिज ट्रस और कवासी क्वार्टेंग के इस मिनी बजट ने कर दिया है, उसका जो असर बॉन्ड बाजार पर गया है वो लंबे समय तक रहेगा। और बैंक ऑफ इंग्लैंड शायद इस समय दुनिया के सबसे मुश्किल में फंसे हुए केंद्रीय बैंकों में है, जिसे जो निपट रहा था महंगाई से और उसे बढ़ाना पड़ गया महंगाई को, यानी वो जिस रोग का इलाज कर रहा था उसी को रोग बढ़ाने का कुपथ्य वो देना पड़ रहा है। और यूके के बॉन्ड मार्केट में जो क्राइसिस बनती दिख रही है, जो अभी उलझन बनती दिख रही है, इसका असर में यूरोप की बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर भी दिखाई देगा, क्योंकि यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में इंटर कंट्री इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और यूके का बॉन्ड मार्केट इस समय पूरी दुनिया की निगाहों पर है। इसकी तुलना में बाकी यूरोप के देश या बाकी दुनिया के देशों से ज़्यादा बड़ी दरारें हमें ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रही हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अभी तय नहीं कर पा रहा है कि वो बॉन्ड बाइंग जारी रखेगा या बंद करेगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स अभी केवल एक ही डायरेक्शन में है और वो बढ़ने की तरफ है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से जिस रफ्तार से ब्याज दरें बढ़ी हैं, उसकी वजह से डॉलर में आई तेजी ने दुनिया की कई मजबूत अर्थव्यवस्थाओं को संकट में ढकेल दिया है। ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाओं के सामने भी चुनौती बढ़ गई है। डॉलर के मुकाबले जापानी करेंसी येन 24 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गई है। ऑस्ट्रेलिया में महंगाई लगातार बढ़ रही है, दुनिया भर में कर्ज महंगे हो रहे हैं और कई देशों में मंदी आ गई है। ऐसी आशंकाएं लगातार गहरी हो रही हैं। सर, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए कितना बड़ा संकट है? ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा माना जाता है कभी मंदी नहीं देखी, अच्छी अर्थव्यवस्था है, अब वो भी संकट के ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था से जो खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा में कमजोरी के असर आ रही है, ये काफ़ी लोगों के लिए चौंकाने वाली है। और जैसा हमने अपने एक पिछले इकोनॉमिका में चर्चा की थी कि डॉलर में इस बार की जो मजबूती है वो दुनिया की हर अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है अलग अलग तरह से। उसकी अपनी जो भी उसकी इनहेरेंट या जो भीतरी ताकत है, कमजोरी, उसे लेकर एक बार फिर जापानी येन जिस लेवल तक पहुंच गया है, वहां पर जापान को अपनी अंतर्राष्ट्रीय संधि को तोड़कर बाजार में दखल देना पड़ सकता है। हालांकि जापान के पास विदेशी मुद्रा भंडार अच्छी स्थिति में है, लेकिन जापान को अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन करना पड़ेगा, जिस संधि के तहत बड़े देश बाजार में मुद्रा की कीमतों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित नहीं करते और वहां दखल देने की नौबत आ सकेगी। ऑस्ट्रेलिया में हालांकि अभी वो स्थिति नहीं, पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर में तेज गिरावट हमें दिखाई दे रही। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जापान में महंगाई इस कमजोर येन के कारण महंगाई चरम स्थिति में है। हालांकि जापान अपनी अर्थव्यवस्था में डिमांड चाह रहा था, डिमांड के बजाय
तेल की और ईंधन और ऊर्जा की महंगाई आ गई। जापान का सेंट्रल बैंक यूके के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुश्किल में फंसा बैंक है। वहाँ पर ब्याज दरें शून्य में हैं। अभी भी वहाँ की अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं दिखती, लेकिन अब अचानक कमज़ोर होता हुआ येन या जापान की मुद्रा जापान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। और इसके अलावा जो दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं हैं, इमर्जिंग मार्केट की इकोनॉमीज़ की बात है, चाहे वह भारत हो या बाकी देश हो, उनके हाल पर तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे। भारत का रुपया रिजर्व बैंक की तरफ से बीच बीच में आने वाली मदद के सहारे 82, 65, 82, 66 का हिस्सा छूकर 82, 40 के आसपास आकर टिक जाता है। रिजर्व बैंक जब बहुत ज़्यादा बाजार में गिरावट होती है तो दखल करता है। चलिए, ज़माने भर की बातें हमने कर ली, अब बात भारत की, अपने घर की। आईएमएफ ने यहाँ भी कुछ अनुमान, कुछ आकलन जारी किए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में बड़ी कटौती की। आईएमएफ ने अब 6.8% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। जुलाई में यह अनुमान 7.4% का था। हालांकि इस कटौती के बावजूद आईएमएफ का मानना है कि दुनिया भर में भारत सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ से पहले वर्ल्ड बैंक ने भी भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया था। सर, भारत के ग्रोथ अनुमान में कटौती का क्या मतलब है? अब तेजी से कटौती हो रही है, सारी बड़ी एजेंसियों ने, घरेलू आरबीआई ने, सबने अनुमान घटा दी, क्या मतलब है इसका? भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में जो कटौती, उसे इस तरह से समझना चाहिए, हमें करीब से इस तरह से समझना चाहिए कि भारत दुनिया की उन अर्थव्यवस्थाओं में है जिनमें एक साल के भीतर दुनिया की एजेंसियों ने 8% से घटाकर 6.5% की ग्रोथ रेट ला दी है। यानी अगर आप जनवरी से यहाँ तक आए हों तो भारत, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के अनुमानों में सबसे तेज कटौती की है। पहली चीज़ तो ये, और ये बताती है कि जैसे जैसे दुनिया की परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं, उस तूफान का सबसे ज़्यादा असर या उस खराब मौसम का सबसे ज़्यादा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जबकि हम ये मान रहे थे कि ये तूफान अमेरिका और यूरोप में चल रहा है, युद्ध रूस और यूक्रेन में चल रहा है, इसका असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो अगर आप दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के अनुमानों में कटौती और भारत के अनुमानों में कटौती के बीच में देखें तो भारत और चीन, उसमें चीन भी शामिल है, इन दोनों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर के अनुमानों में सबसे तेज कटौती हुई। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि भारत की अर्थव्यवस्था को मिनिमम इस साल 7% की दर से तो ग्रो करना ही था, ताकि पिछले इस साल का जो घाटा है उसे पूरा किया जा सके, नुकसान को पूरा किया जा सके। घाटा हालांकि पूरा करने में 2030 तक का समय लगेगा, जितना नुकसान कोविड के दौरान हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था को, लेकिन भारत को न्यूनतम 7% की विकास दर इस साल चाहिए थी। अब जो अनुमान है वो 6.5% के आसपास खिसक कर आने लगे। पर इन दोनों चीज़ों को भी छोड़ दें, भारत की अर्थव्यवस्था मंदी में नहीं है यूके की तरह, जिसे कॉन्ट्रैक्शन में है, ग्रोथ दिखाई दे रही। भारत की आर्थिक विकास दर से ज़्यादा बड़ी चिंता आईएमएफ की रिपोर्ट में भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर है, और वहाँ से भारत की मुसीबतों की दरार खुलती दिखाई देती, जिस पर हम लगातार कह रहे हैं। आईएमएफ ने यह कहा है कि भारत का चालू खाते का घाटा जीडीपी के 3% से ऊपर निकल जाएगा। यानी भारत में जो विदेशी मुद्रा की मांग है और आपूर्ति है, विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी है, उसका बहुत बड़ा अंतर होने वाला है। और यहीं से वो दबाव बनता है, क्योंकि भारत इससे पहले 2 बार ऐसी परिस्थितियों में फंस चुका है जब जीडीपी से 3% के आसपास करंट अकाउंट डेफिसिट पहुंचा था। एक बार 90s में जब गल्फ वार का समय था, और दूसरी बार 2013 में, और दोनों बार भारतीय करेंसी को लंबी चोट खानी पड़ी थी, और वो चोट हमें भारत में दिखाई दे रही। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आईएमएफ मान रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, और जिसे संभालने की कोशिशें हो भी रही हैं, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। यहाँ जोड़ना जरूरी है कि आज जब शाम को आप इसे सुन रहे होंगे, तब तक भारत में महंगाई के आंकड़े आ चुके होंगे, और जो आकलन मिल रहे हैं उस हिसाब से भारत में महंगाई बढ़ने की पूरी संभावना है। 5 महीने के सर्वोच्च स्तर पर होगी, क्योंकि खाद्य कीमतें बढ़ी हुई हैं। ऐसे पोल या ऐसे अनुमान विशेषज्ञों की तरफ से आ रहे हैं। तो आईएमएफ की रिपोर्ट भारत की ग्रोथ से ज़्यादा भारत के जो एक्सटर्नल फ्रंट है, भारत का जो विदेशी मुद्रा का फ्रंट है, उस पर उंगली रखकर यह बताती है कि यहाँ सबसे बड़ी दरार बन रही है। इस बीच रेटिंग एजेंसी S&P ने वैश्विक चुनौतियों का हवाला देते हुए भारत की क्रेडिट रेटिंग पर खतरा बताया। सर, ये कितनी बड़ी चिंता है, कितनी बड़ी चुनौती है? ये सबसे खतरनाक संकेत है आज का, और इस बात की संभावना, आशंका जाहिर की जा रही थी। S&P ने भारत को लेकर, भारत की रेटिंग S&P ने वैसे भी जंक से एक लेवल ऊपर ही रखी हुई है। भारत की रेटिंग लोएस्ट लेवल पर, लोएस्ट ग्रेड पर है, जिसे कि हम BBB- कहते हैं। और भारत का आउटलुक अभी तक कोविड के दौरान भी, ये महत्वपूर्ण बात है कि कोविड के दौरान जब भारत में लॉकडाउन था, मंदी थी, तब भी भारत का आउटलुक स्टेबल रखा था रेटिंग एजेंसी ने। रेटिंग एजेंसियां किसी देश की साख
की पैमाइश करती हैं और उसकी अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में किस तरीके की परिस्थितियां उसके बारे में आउटलुक देती। और ये दोनों चीज़ें दुनिया के निवेशकों के लिए, किसी देश के निवेशकों के लिए, उसकी करेंसी के लिए, उस मुद्रा के लिए ज़रूरी होती। S&P ने भारत की रेटिंग पर आज एक रिपोर्ट दी है और ये कहा है कि क्या भारत, उस रिपोर्ट का मजमून ये है कि क्या भारत इस तूफान के बीच में अपनी रेटिंग बचा पाएगा, साख बचा पाएगा। और उसमें S&P ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी तक पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर दुनिया में तमाम बदलाव हुए, पर भारत ने अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था की मजबूती, खपत के सहारे ही से रोक रखा था। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में भारत की साख पर खतरा हो सकता है, भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की मैट्रिक्स गड़बड़ा सकती है। और उसमें भी वही वजह है कि भारत के ग्रोथ के अनुमान बहुत तेज़ी से घट रहे हैं। एक चीज़ जो S&P ने कहा है कि भारत में पर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का असर दिख रहा है। उसने कहा है कि एक मिक्स ऑफ स्टॉर्म से जिनके बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था फंस गई, और वो दूसरी वही बातें जो हम IMF या वर्ल्ड बैंक या नोमुरा कह रहा है कि भारत की करेंसी में गिरावट, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, चालू खाते घाटे में बढ़ोतरी और महंगाई की दर, ये 4-5 चीज़ें। अब हमारी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि क्या S&P भारत को लेकर, S&P के बाद अब बाकी एजेंसियां भी, मूडीज़ और बाकी एजेंसियां किस तरीके की प्रतिक्रिया देती हैं। लेकिन ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है, और वो खतरे की घंटी जो नहीं बजनी चाहिए थी वो बज गई। और अब तक तो जैसे तैसे निकल आए, लेकिन आगे का सफ़र, आगे की राह जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया मनी सेंट्रल देखने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। का नाम ये संबोधि